नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। पीएफआई के खिलाफ एनआईए का एक्शन लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली में छापेमारी हुई है। करीब 1 दर्जन जगहों पर ये छापा पड़ा है। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी, पीएफआई के खिलाफ एनआईए का एक्शन लगातार जारी है। इससे पहले भी हमने देखा था कई जगहों पर लगातार छापेमारी हुई थी। एक बार फिर से यही तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे छापेमारी हो रही है। तो पीएफआई के खिलाफ एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है और ये छापेमारी तकरीबन 1 से 1.5 सालों से जारी है और अभी भी ये छापेमारी चल रही है। करीब 1 दर्जन भर जगह ऐसे हैं जहां पर छापेमारी अभी भी हो रही है। पूरा सहयोग यहां पे पुलिस प्रशासन की ओर से दिया जा रहा है एनआईए को। तो एनआईए की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। पीएफआई के खिलाफ ये छापेमारी एनआईए की ओर से देखने को मिल रही है। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली में छापा पड़ा है। बता दें कि पीएफआई के खिलाफ एनआईए का ये मोर्चाबंदी काफी दिनों से लगातार जारी है और इस तरीके की छापेमारी की तस्वीरें निकल के सामने आती रहती है। अजीत कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, कितने जगहों पर छापेमारी चल रही है? बिल्कुल सीधी बताओ आपको, ये एनआईए की आज जो छापेमारी चल रही है, आपको बता दें कि एनआईए इस समय पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। जो इस तरह के चीजों पर, चाहे गैंगस्टर्स हो या फिर कोई आतंकी संगठन हो, उनके खिलाफ लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है, कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। इसी को लेकर के पीएफआई पर एनआईए का बड़ा एक्शन दिख रहा है, जहाँ दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। अगर मैं बात करूँ राजधानी दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली के बहुत काफी इलाके में एनआईए की टीम पहुंची हुई है, जहाँ बल्ली महाराज में एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर कुछ बांग्लादेशियों की संदिग्ध स्थिति को लेकर के एनआईए की टीम पहुंची हुई है और सुबह से ही यहाँ पर टीम जो है लगातार वो छापेमारी कर रही है। जी सिटी, न सिर्फ दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र कई ऐसी जगह जहां पर छापेमारी हो रही है। अजीत, कितनी टीमें तैनात की गई है और उनको सहयोग क्या पुलिस प्रशासन की ओर से दिख रहा है मिलता हुआ? बिल्कुल सीधे बताया जाए, जैसा कि मैंने बोला कि दिल्ली के अलावा यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे और राज्य में भी जो एनआईए की टीम है वो छापेमारी कर रही है। और अगर मैं बात करूँ, इस दौरान जो लोकल पुलिस है, अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्स है, उनका भी पूरा सहयोग मिल रहा है। हर जगह लोकल पुलिस के साथ एनआईए की टीम पहुंची हुई है और वहाँ पर एनआईए की टीम लगातार जांच कर रही है। लगातार जो भी एविडेंस है वो संभालने की कोशिश में जुटी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से पीएफआई का कनेक्शन कुछ समय से विशेष तौर पर दूसरे को मिला, उसके बाद पीएफआई को बैन भी किया गया था, उसके बावजूद कुछ गतिविधियां सामने आती रही है। तो इसी को लेकर एनआईए इस समय एक्टिव मोड में है और अलग अलग राज्यों में ये छापेमारी की जा रही है। ये पहली बार नहीं है जब एनआईए इस तरीके की छापेमारी कर रही है पीएफआई के कई ठिकानों पर। इससे पहले भी लगातार, यानी कि तकरीबन 1.5 साल हो चुके हैं ये छापेमारी को लेकर। अभी तक क्या कुछ मिल पाया है एनआईए को? क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? बिल्कुल ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि पीएफआई के खिलाफ अगर मैं बात करूं या अन्य आतंकी संगठन या गैंगस्टर के खिलाफ अगर मैं बात करूं, तो एनआईए की टीम लगातार बीते कुछ समय से छापेमारी कर रही है। वही अगर मैं पीएफआई की बात करूं, पीएफआई के खिलाफ भी बीते कुछ समय से जो एनआईए की टीम है वो एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है और काफी जो सबूत है वो मिले थे। उसका नतीजा था जब बीते कुछ समय पहले पीएफआई को केंद्र सरकार द्वारा बैन भी कर दिया गया था। बावजूद इसके कुछ सरकार एक्टिविटी और कभी कभी जो पीएफआई को लेकर है वो सामने आती रही है। संदिग्ध लेकर स्थिति देखने को मिली है पीएफआई को लेकर। तो इसी को लेकर एक बार फिर से पीएफआई के खिलाफ जो एनआईए की टीम है वो एक्टिव मोड में आई और लगातार कार्रवाई कर रही है। और फिलहाल देखना ये होगा कि आज जो एनआईए की टीम जो छापेमारी कर रही है, इस छापेमारी में एनआईए की टीम के पास क्या पीएफआई के खिलाफ सबूत हाथ में लग पाता है। जी सिटी, ठीक है अजीत, नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि देश में अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है, जिससे रोजगार कम हो रहा है। तो आज मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैं अपने युवाओं के लिए रोजगार कैसे पैदा करूं। और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था आज ऐसा हाल हो गया है कि रोजगार पैदा होने की बजाय, नए रोजगार बनने की बजाय देश भर में आज अर्थव्यवस्था धीरे धीरे खराब होती जा रही है।
जिन लोगों को हमें रोजगार देना था, एक आंकड़ा ये बताता है कि पिछले कुछ सालों में 12 लाख अमीर लोग, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बोलते हैं उनको, 12 लाख पैसे वाले बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति भारत देश छोड़ के दूसरे देशों में चले गए, वहां की नागरिकता ले ली। क्यों? ऐसा डर का माहौल पैदा कर रखा है पूरे देश में, ऐसा डर का माहौल है। अब यहां पे कोई काम ही नहीं करना चाहता हमारे देश में। अपना काम धंधा, अपने व्यापार, अपने उद्योग, अपनी फैक्ट्री बंद कर करके अगर लोग विदेशों में जाएंगे तो यहाँ रोजगार कौन देगा? हमारे बच्चे कहाँ रोजगार लेने के लिए जाएंगे? तो एक तरफ पूरे देश में माहौल ऐसा है कि रोजगार बढ़ने की बजाय कम होते जा रहे हैं, लेकिन अपने को रोना नहीं है, रोने से काम नहीं चलेगा। जो भी माहौल है, इसी माहौल के अंदर अपने को जितना हम कर सकते हैं वो करके रोजगार अपने युवाओं के लिए पैदा करना है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनते हैं। हाइपोथेटिकल बात है। हम जब से एनडीए में आए हैं तब से इसके पहले जो गए थे तो हमने उनसे मुलाकात की थी और उसमें मुलाकात जरूर किया था राजनीतिक कारणों से कि भाई एनडीए में अब सीटों का बंटवारा या सीटों का तालमेल हो जाना चाहिए। तो बात हुई है कि दशहरा के बाद सब लोग यहाँ प्रवास में आवेंगे, उसी समय सारी बात होगी। और आज जो हम जा रहे हैं विशुद्ध रूप में अपना व्यक्तिगत बात के लिए जा रहे हैं। हमारा आँख का ऑपरेशन होगा, कल हम एम्स में भर्ती होंगे, तो 12 तारीख को हमारा ऑपरेशन होगा, 13 को शायद हम निकल पाएंगे। और उसी हमारी बेटी है, उसको खांसी हो गई है। यहाँ कई एक डॉक्टर देखे हैं, उसके बावजूद भी बहुत तरह की बात हो रही है, तो वो भी जा रही है। तो इस बार हम कोई राजनीतिक कारणों से नहीं जा रहे हैं, स्वास्थ्य के कारणों से जा रहे हैं। शहडोल में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने जाति जनगणना पर बोलते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी चलाते हैं और सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाते हैं। हिंदुस्तान सरकार का कोई भी निर्णय हो, छोटे से छोटा निर्णय, बड़े से बड़ा निर्णय, मनरेगा कैसे बनेगा, आदिवासी बिल कैसे बनेगा, डिफेंस का पैसा कैसे खर्च किया जाएगा, ये सारे के सारे निर्णय अंत में ये 90 अफसर साइन करके निर्णय लेते। भाइयों और बहनों, बीजेपी के एमएलए और एमपी नहीं लेते हैं। बजट का कैसे प्रारूप किया जाएगा, हिंदुस्तान में जो जीएसटी का पैसा लिया जा रहा है, गरीबों से छीना जा रहा है, वो पैसा कैसे इस्तेमाल होगा, ये 90 अफसर निर्णय लेते हैं। पार्लियामेंट में भाषण में कहा कि 90 अफसरों में से 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं। और मैंने कहा भैया ये जो पूरा बजट है इसमें से सिर्फ 5% बजट ओबीसी अफसर डिसाइड करते हैं। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी वर्ग के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मजेदार सवाल। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है और ओबीसी के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं, तो आदिवासी अफसर आज कितने रुपए का निर्णय लेते हैं, ये बता दीजिए। ये हिंदुस्तान, हमारे देश को चलाते हैं। आप मुझे बताइए, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए
तो आदिवासी अफसर कितने रुपए का निर्णय लेते हैं? जब मैं आपको बताऊंगा, जवाब दूंगा, आप हिल जाओगे। शर्म की बात है भाई और बहनों, 100 रुपए में से आदिवासी अफसर 5 रुपए का निर्णय नहीं लेते भाई और बहनों, नहीं, 1 रुपए का भी निर्णय नहीं लेते, 50 पैसे का भी निर्णय नहीं लेते, 25 पैसे का निर्णय नहीं लेते भाई और बहनों। हिंदुस्तान अगर 100 रुपए खर्च करता है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेते। वहीं रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर ने महादेव ऐप घोटाले में लग रहे तमाम आरोपों का जोरदार खंडन किया। दरअसल रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर ने सट्टेबाजी रैकेट के साथ किसी भी तरीके के संबंधों से इनकार किया है। उनका दावा है कि यह आरोप पूरी तरीके से निराधार है और कानून का पालन करने वाले 2 नागरिकों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के प्रयास का है। उनका मानना है कि जांच अपर्याप्त है और सच्चाई सामने लाने के बजाय ये बलि का बकरा बनाने पर केंद्रित है। आपको बता दें कि महादेव बुक कंपनी पर अवैध सट्टेबाजी, वेबसाइटों को नए यूजर्स दिलाने, बेनामी बैंक खातों के संचालन, पैसों की हेराफेरी और हवाला कारोबार चलाने के आरोप है। तो महादेव बुक ऐप जो है उसको लेकर हमने देखा था पिछले दिनों काफी ज्यादा कई ऐसे सेलिब्रिटी थे जिन पे शिकंजा कसा गया, ईडी का समन उनको जारी हुआ और ऐसे में अब मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पे रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर का बयान निकल के सामने आया है। उन्होंने बोला है कि सारे आरोप निराधार है, सिर्फ फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, कोई भी सबूत इसमें नहीं है। ईडी पूरी तरीके से एक्टिव होती हुई इस केस में नजर आ रही है। रवि उप्पल का हालांकि जो बयान निकल के सामने आप देखना होगा ईडी के इसके बाद से क्या एक्शन होता है, क्योंकि महादेव बुक ऐप को लेकर जोरदार खंडन हो चुका है। महादेव बुक ऐप को लेकर यहाँ पे रवि उप्पल ने साफ तौर पे और सौरभ चंद्राकर ने कह दिया है कि पूरे आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद है, निराधार है, इसमें कोई भी सबूत नहीं है। कानून का पालन हम लगातार करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। अजीत कुमार इसी खबर पे जुड़ चुके हैं। अजीत, महादेव जो ऐप है, बुक ऐप है, वो काफी दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। तो बिल्कुल सिटी बताना चाहूंगा, महादेव सट्टा जो एक ऑनलाइन बुक ऐप है जिसको लेकर के काफी समय से जो एक सुर्खियों में है, क्योंकि जो ऑनलाइन ये बुकिंग ऐप चलाता है इसको लेकर के जो इनके जो संचालक है जो उनको ईडी की तरफ से नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद ये पेश भी हुए थे और उन्होंने काफी जो ईडी के सामने जो सवाल जवाब के दौरान उन्होंने इस बात को अपनी दोहराई कि वो जो ऐप है इस पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप बिल्कुल निराधार है, बेबुनियाद है और उन्हें केवल फंसाने की कोशिश की जा रही है कि जो कानूनी प्रक्रिया है उन तमाम कानूनी प्रक्रियाओं का तहत कार्रवाई हमने की है। तमाम वो सब जो कानूनी प्रक्रिया जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसका हमने प्रक्रिया को अपनाया है। उसके बाद इसको हम ऑनलाइन बुकिंग ऐप चला रहे हैं, लेकिन ईडी को कोई नहीं मिल रहा, इसलिए वो केवल हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। जी स्वीटी, इस पे एक के बाद एक सेलिब्रिटी पर भी शिकंजा कसा जा रहा है और ये मामला उजागर होता हुआ नजर भी आ रहा है। आखिर ईडी को इसमें कहाँ वो खामी नजर आ रही है जिसकी वजह से समन जारी किया जा रहा है? बिल्कुल सीधे बताना चाहूंगा, इसमें जब महादेव बुकिंग ऐप को लेकर के जब इनको जारी किया गया था तो उसके बाद काफी जो सेलिब्रिटी है, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, उन पर भी लगाम लगाई गई थी और जिसमें काफी ऐसे नामचीन जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं उनको ईडी ने समन भेजा था और उन्हें भी पेश होने को कहा था। हालांकि जिस तरीके से दोनों जो व्यापारी हैं जो ऑनलाइन सट्टा जो चलाते हैं या बुकिंग ऐप जो चलाते हैं, जब ये ईडी दफ्तर में पेश है तो उन्होंने साफ तौर पर अपनी बातें बताई और जांच में सहयोग की बात भी कही और विशेष तौर पर उन्होंने कहा कि जो कानूनी प्रक्रिया है वो हम उपयोग कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारा जो इलीगल होने का जो आरोप है वो बिल्कुल निराधार है। तो यही कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक और जहां ये ऑनलाइन बुकिंग ऐप पर ईडी की तरफ से शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है, वहीं कहीं ना कहीं इन
ईडी के रडार में कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी आए हैं जिनका नाम इस महादेव जो ऑनलाइन ऐप है इस पर चलता जा रहा है। और जो विशेष तौर पर अगर मैं बात करूं तो सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल कहीं ना कहीं उनसे जोड़ते हुए उन सेलिब्रिटी को देखते हुए उनको समन जारी किया गया था। जी, क्या लगता है ये मामला कहाँ जाके रुकेगा जीत? देखिए, बिल्कुल इस समय कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, कहीं ना कहीं उनके हाथ में कुछ ऐसे सबूत जरूर लगे हैं जिसके आधार पर ही कार्रवाई कर रही है। हालांकि इसमें अभी ईडी की तरफ से ये जारी नहीं किया गया है कि उनके हाथ में इस ऑनलाइन बुकिंग ऐप को लेकर के क्या पुख्ता सबूत हाथ में लगा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो सवाल जवाब जो चल रहा है, कई बार नोटिस जारी किया गया, उसके बाद जो रवि उप्पल और जो ईडी के सामने पेश भी हुए, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि काफी पेचीदा जरूर है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि ईडी के पास में क्या वो एविडेंस लग पाता है जिसमें जो सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल है जो मुख्य प्रमोटर इस महादेव ऐप के कहे जाते हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। जी बिल्कुल, अब देखना होगा क्या कार्रवाई आगे होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए जी। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहे इंडिया वॉइस।